students. I hope that you all have watched my last video on business studies, in which I have discussed that how you have to prepare for the exams, how you have to maintain your notes, how you have to read, and everything related to that I have already discussed. So today I am going to start with our very first chapter of business studies, that is nature and significance of management. In this video, I'll be covering all these topics. So let's quickly start our video. Okay, so first I'll be taking up the concept of management. Let's change the language. Okay, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की जब मैं बात कर रही हूँ तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है, मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। तो इसका सबसे एक सिंपल सा मैं आपको एक केस स्टडी देती हूँ, या मतलब ऐसे ही एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। एक बंदे की दुकान है, एक बंदे की एक शॉप है, तो उस केस में क्या हुआ, अब वो अकेला ही उन सारी चीजों को मैनेज कर रहा है। अब मेरे को एक चीज बताओ, कोई भी अगर तुम कोई भी स्टार्ट करना चाहते हो अपना बिजनेस, तो उससे पहले क्या देखोगे। सपोज करो मैंने उसका बुक स्टोर वहां पे कर दिया, जैसे उसका बुक स्टोर है, तो बुक स्टोर के केस में भी मैंने क्या बोला है, उसे क्या क्या करना पड़ेगा। उसे पहले देखना पड़ेगा, एक बंदे के दिमाग में पहले एक आइडिया है कि मैं एक बुक स्टोर खोलूंगा। ठीक है, उसके दिमाग में एक आइडिया ओरिजिनेट हुआ, तो उसके बाद क्या होगा, आइडिया तो हो गया। अब उसके बाद ये है, वो देखेगा कि वो किस तरीके से अपना उस एरिया में शॉप खोल सकता है। ठीक है, वो सारी चीजें देखेगा कि कौन सी लोकेशन अच्छी रहेगी, जहां पे ज्यादा बच्चे क्या बोलते हैं असेस कर सकें और ज्यादा लोग आ सकें। ठीक है, और किस तरीके की बुक्स मैं बेचूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ, जैसे कॉलेजेस के बाहर आप लोगों ने देखा है, ठीक है, कॉलेजेस के बाहर वो लोग खोलते हैं, तो वो क्यों खोलते हैं, वो उनका जो फोकस है वो सिर्फ कॉलेज बुक्स पर है। यहीं पे आप नई सड़क की बात करो, नई सड़क के केस में क्या है, उनके पास कॉलेज की भी अवेलेबल होंगी, उनके पास सीबीएसई की भी अवेलेबल होंगी, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी बुक्स उनके पास अवेलेबल होती हैं। ठीक है, अब इनके पास ये सारी बुक्स अवेलेबल है, क्यों, उनका टारगेट कस्टमर अलग है। ठीक है, यहाँ पे उसका टारगेट कस्टमर अलग था। तो यू हैव टू थिंक, आपने ये तो सोच लिया कि बुक स्टोर आप लोग खोल रहे हो, पर आपका टारगेट कस्टमर कौन है। ठीक है, ये सारी चीजें आप एक पेपर पे लिखते जा रहे हो, आप प्लान कर रहे हो, ये सारी चीजें समझ आ रही है चीज। आप प्लान कर रहे हो कि आपको किस तरीके से करना है, कौन से लोगों को आपको टारगेट करना है, कौन से लोगों को टारगेट करना है, कहां से वो चीजें उठानी है, बुक्स आपको कहां से लेनी है, कौन से सप्लायर से लेनी है, अरिहंत पब्लिकेशंस की लेनी है, या स्कॉलर की लेनी है, या और भी जो पब्लिकेशंस है उनमें से किसी की आपको लेनी है। तो ये चीज भी आपको देखना पड़ेगा। और इसमें भी ऐसे नहीं है कि आप रैंडमली, उसमें भी होता है कि अभी पहले आप देखोगे मार्केट में क्या चीज चल रही है, लोग किस चीज को ज्यादा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज के बाहर खोल रहे हो, तो ऑब्वियसली कॉलेज के स्टूडेंट्स ही तो आपसे लेंगे, और कॉलेज के स्टूडेंट्स सभी को आप टारगेट करोगे। ठीक है, और वहां पे आप देख रहे हो, तो आप ये नई सड़क का आप अगर देखो, तो वहां पे भी यही चीज वो लोग फॉलो करते हैं। वहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सारी आपको बुक्स मिल जाती है। क्यों, क्योंकि उन लोगों का फोकस है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वो देखते हैं कि बच्चे टोटल हैं कितने, समझ आ रही है, कितने बच्चे दे रहे हैं, सीबीएसई के कितने बच्चे दे रहे हैं। तो सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने अपना कर लिया। अब इसमें क्या था, एक बंदा जो वहां पे बैठ के कर रहा था, उसने प्लान करा, ऑर्गेनाइज करा, सारी चीजों को देखा। तो इसमें क्या है, मैनेजमेंट लग रहा है, हर चीज को वो मैनेज कर रहा है। ऐसे ही नहीं उठा के उसने सोचा हाँ भाई मेरे को दुकान खोलनी है, मैंने आज ही खोल लिया। ऐसा नहीं होता है, आपको सारा कुछ देखना पड़ता है, मार्केट कंडीशन देखनी पड़ती है, अपने कॉम्पिटिटर्स देखने पड़ते हैं, टारगेट कस्टमर देखने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए तुम आगे अपना डिसीजन लोगे कि हाँ भाई ठीक है, ये सारी चीजें मैंने देख ली है, उसके बाद मैं खोल लूंगा। खोलने के बाद भी क्या होता है कि खोल लिया, फिर अब रेगुलर बेसिस पे कितने टाइम पे आपको बुक्स चाहिए, कब ऑर्डर प्लेस करना है, क्या अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, ये सारी चीजें आपका मैनेजमेंट का ही पार्ट है। आपको सारी चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भले ही एक बंदा है, मैंने बोला एक बंदा वहां पे चला रहा था कॉलेज के बाहर, जो बुक्स बेच रहा है कॉलेज स्टूडेंट्स को, तो वो अकेला भी ये सारे फंक्शंस कर रहा है। क्लियर है ये चीज, वो अकेला बंदा सारे काम कर रहा है। और वहीं पे मैंने बोला कि नई सड़क,
नई सड़क में ज्यादातर कभी भी एक बंदा काम नहीं करता है, बिकॉज वहां पे उनका क्या है, उनके कस्टमर्स, उनका टारगेट कस्टमर्स बहुत ज्यादा है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले भी, सीबीएसई वाले भी हैं, और बाकी और जो दूसरे नर्सरी वगैरह की जो दूसरे पब्लिकेशंस वगैरह की हैं वो सारे भी हैं, इवन रेफरेंस बुक्स के भी हैं उनके पास। तो उनका टारगेट कस्टमर बहुत बड़ा है, तो उनकी शॉप पे बहुत अलग अलग तरीके के कस्टमर्स आते हैं, ठीक है। तो अब उसमें एक बंदा तो चाहिए कि वो उनसे डील करे कि कितने में भाव हो रहा है, कौन सी बुक मंगवानी है। फिर एक बंदा होता है, आपने देखा होगा कि जाके लेकर आता है वहां से, ठीक है। कहाँ से लेकर आता है, उनके गोडाउन्स वहीं पर है, ठीक है। एक बंदा उन्होंने वहां पे उसके लिए रखा हुआ है, एक बंदा पीछे वहां पे शेल्फ में वो सारा लेगा, एक ऑर्डर ले रहा है, एक लेकर आ रहा है, एक पीछे से छाट रहा है, एक पता नहीं कहीं पे प्लेस कर रहा होगा। तो यहाँ पे समझने वाली चीज है, वो कॉलेज वाला बंदा तो सिर्फ एक ही था, वो अपना सारा काम कर रहा था, सारे मैनेजमेंट का काम कर रहा था वो अकेले। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी मैनेजमेंट हो रहा है। कैसे, कोऑर्डिनेशन इज देयर। अगर वो ना बताए, मैनेज ना कर रहे हो ढंग से कि कौन सा बंदा जाके वहां से बुक लेकर आएगा, कौन सा पीछे से लाएगा, कब प्लेस करना है, क्या चीजें करनी है, तो यहाँ पे भी मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे एक सबसे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक बंदा हो या पूरा एक मतलब कोई ग्रुप हो, वहां पे हर जगह मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। बिना मैनेजमेंट के आपका कोई भी बिजनेस रन कर ही नहीं सकता। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं, मैनेजमेंट हर चीज में इन्वॉल्व होता है, बट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मैनेजमेंट हर चीज में इन्वॉल्व है। तो कॉन्सेप्ट इसका क्लियर है कि भाई मैनेजमेंट होता है, हर चीज में होता है, ठीक है। अब इसके बाद है कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपके बुक्स में पहले तो आपको एक कहानी सी दी हुई है, जिसे इतना ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि वो किस तरीके से है। डेफिनेशन आपको 3 दी हुई है एनसीईआरटी में। फर्स्ट वाली डेफिनेशन मेरे को सबसे इजी लगती थी, तो मैंने तो वही लर्न करी थी। बाकी आप उन तीनों में से कोई भी डेफिनेशन लर्न कर सकते हो। और हाँ, डेफिनेशन के साथ साथ जो उसका नेम है, राइटर का नेम आपको जरूर वहां पे मेंशन करना है। तो डेफिनेशन हो गई उसकी। आफ्टर दैट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करा है, कॉन्सेप्ट का ही पार्ट अभी ये वाला चल रहा है हमारा। इसमें देखो मैंने ये वाली डेफिनेशन लिखी है, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals effectively and efficiently. This definition is there in your NCERT books. इस डेफिनेशन को अच्छे से अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अगर वो डिफाइन बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली डिफाइन में आप ये लोग ये वाली डेफिनेशन मत लिखना, बिकॉज डिफाइन करने में वो लोग वही मांगते हैं जो बुक में ऑथर की है, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखी है। तो अगर वो लोग बोले कि मीनिंग उसका बता दो, तो मीनिंग में आप लोग ये वाली लिख सकते हो। अच्छा, तो इसमें क्या था, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसको मेंशन करके और फिर वो आगे बोल देंगे मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बताओ, या ऐसे कुछ ना कुछ कर आके दे देंगे। तो पहली लाइन ये हो सकती है। तो इसमें क्या है, 3 चीजों को मैंने यहाँ पे सर्कल करा हुआ है, प्रोसेस को, इफेक्टिवली को, एफिशिएंटली को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 चीजों को क्या बोलते हैं, सर्कल करा हुआ है। क्यों करा हुआ है, क्योंकि इन तीनों टर्म्स को मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। मैनेजमेंट का मतलब इन्होंने क्या बताया, एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि आप सारी चीजों को करते हो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इनके मतलब क्या होते हैं, ऐसा प्रोसेस जिससे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं प्रोसेस का मतलब पहले तो, क्योंकि मैंने पहला प्रोसेस सर्कल करा हुआ है। प्रोसेस का मतलब होता है आपके जितने भी प्राइमरी फंक्शंस हैं, एक्टिविटीज हैं, जो आप परफॉर्म करते हो ताकि काम हो जाए, ठीक है। समझ आ रही है, ऐसी चीजें, ऐसे फंक्शंस, ऐसी एक्टिविटीज जिन्हें करने से आपका काम हो जाए। ऐसी कौन सी प्राइमरी फंक्शंस है, फंक्शंस आपके कौन से हैं, स्टाफिंग हो गया, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, राइट। ये सारे के सारे आपके क्या है, प्राइमरी फंक्शंस, जो आपको रेगुलर बेसिस पे करने ही करने पड़ते हैं, ठीक है। अब प्रोसेस के बाद हमारा आ रहा है इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, आप सही काम कर रहे हो, आपने सही काम चूज करा, ठीक है, सही काम को सही टाइम पे कंप्लीट करना। अब इसका बहुत ही एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। एक डीलर आया है, ठीक है, आपकी एक कंपनी है, आपके पास एक डीलर आया है। डीलर ने आके बोला है कि मुझे 7 दिन के बाद, आफ्टर 1 वीक, मुझे 100 बॉक्सेस चाहिए आपके इस प्रोडक्ट के। क्लियर है, 100 बॉक्सेस चाहिए थे उसे 1 हफ्ते बाद। पर अब इस केस में क्या हो गया,
उसका यहाँ पे कुछ पावर फेलियर हो गया, या मतलब लॉकडाउन मतलब कुछ भी आप बोल सकते हो, या जो भी उनके वर्कर्स थे उन्होंने काम करने से मना कर दिया, या कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से वो विदिन 7 डेज, वो आफ्टर 7 डेज वो उसे नहीं दे पाया वो 100 बॉक्सेस। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हुआ, उसने बोला 7 दिन बाद तो कंप्लीट नहीं हुआ, आफ्टर 10 डेज वो कंप्लीट हो गया। फिर वो जाता है डीलर के पास, डीलर को जाके बोलता है भाई तुम्हारे 100 के 100 बॉक्सेस रेडी हो गए हैं, अब तुम उसे ले जाओ। डीलर मना कर देता है। डीलर यहाँ पे मना कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, भाई उसने 7 दिन का टाइम दिया है। और क्योंकि उसने 7 दिन का टाइम क्यों दिया था, क्योंकि आगे उसे भेजना था। क्यों, क्योंकि आगे से डिमांड आ रही थी। और तो जब वो 7 दिन के अंदर उसे नहीं मिला, उसका भी तो लॉस हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपके सामान की डिमांड गिर जाएगी, समझ रहे हो, आपके सामान की डिमांड गिर जाएगी वहां पे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसे टाइमली कंप्लीट करो। यही चीज इफेक्टिवली हमें बताता है सही काम को सही टाइम पे कंप्लीट करना। ठीक है, ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। दिस इज इफेक्टिव। उसके बाद है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, चलो भाई ठीक है, तुमने सोच लिया है, यही वाला मैं एग्जांपल लेती हूँ, 7 दिन का मुझे टाइम मिला था, अब क्या हुआ, पावर फेलियर हो गया फॉर एग्जांपल। अब इस पावर फेलियर के केस में क्या हुआ, उसने बोला जनरेटर्स ले आओ और भी बहुत सारे, या मतलब और भी कोई ऐसा सोर्स जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आ सके। बट वो क्या था, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली था। उसने क्या बोला, कोई बात नहीं भाई, कॉस्टली हमें चलेगा बट हमें टाइमली कंप्लीट करना है। क्या बोला उसने, कि मुझे कॉस्टली चलेगा पर टाइमली मुझे कंप्लीट करना है 7 दिन के अंदर अंदर। अब क्या हुआ, पहले कहीं ना कहीं सपोज करके चलो उसे मिल रहे थे 50,000, उन 100 बॉक्सेस के 50,000 मिल रहे थे, जिसमें से उसका खर्चा सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं 30,000 का खर्चा पड़ रहा था उस आदमी का, पहले वाले केस में जिसमें उसका मतलब 10 दिनों में कंप्लीट हो रहा था, तो 30,000 का खर्चा। तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कितने का आ रहा था, 20,000 का। क्लियर है, 20,000 का प्रॉफिट मार्जिन आ रहा था। बट इस केस में क्या हुआ, इस केस में हुआ कि उसने बोला इलेक्ट्रिसिटी भाई मुझे चाहिए, मेरा पावर फेलियर हुआ है, मुझे टाइमली काम कंप्लीट करना है, मैं पैसे खर्च करने को तैयार हूं। फॉर एग्जाम्पल उसे 10,000 का और पड़ गया, तो टोटल उस सामान को बनाने का खर्चा कितने का हुआ, 40,000 का हो गया। 50,000 में 40,000 का तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर हो गया। पहले कितना का था हमारा, पहले हमें 20,000 का फायदा हो रहा था, अब हमें कितने का फायदा है, 10,000 का। तो टोटल मिला के देखो 10,000 का लॉस हुआ है तुम्हें, जो फालतू का खर्चा तुम्हें उसमें करना पड़ा। ठीक है, तो अब इसमें तुम्हें समझने वाली चीज है, तुम्हारा मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए। ये नहीं है तुम्हारा मेन मोटो। बिजनेस स्टार्ट करने के पीछे हर किसी का सबसे पहला मोटो होता है कि उसे प्रॉफिट अर्न करना है। आफ्टर दैट होता है कि ये ग्रोथ वगैरह उन्हें करना है, पर सबसे पहला उसका मोटो जो होता है वो है प्रॉफिट अर्न करना। अगर तुम्हारा प्रॉफिट ही कम हो रहा है, ऐसी एक्टिविटीज तुम अंडरटेक कर रहे हो, तो उस केस में तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ही फेल हो रहा है। समझ रहे हो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फेल हो रहा है। तो इसी केस में एफिशिएंसी होना बहुत जरूरी है। सही काम तुम कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, पर मिनिमम कॉस्ट में होना चाहिए। कॉस्ट तुम्हारी कम से कम होनी चाहिए। तो मैंने ये तीनों चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब यहाँ पे मैंने ये देखो, ये टी को सर्कल करा है और यहाँ पे सी को सर्कल करा है। अब इसे सर्कल करने के पीछे मेरा एक मेन मोटो यही है कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवली में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये क्या करते हैं, जब भी इफेक्टिवली के बारे में पूछा जाता है वो एफिशिएंसी को एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों को सर्कल करा है ताकि आपको ईजी रहे और याद रहे। जहां पे टी आ रहा है, इफेक्टिवली में टी आ रहा है, टी मतलब ये टाइम से रिलेटेड है। एफिशिएंसी में सी आ रहा है, मतलब दैट इज रिलेटेड टू कॉस्ट। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने इन दोनों को सर्कल करा था। इसके बाद आप लोगों को थोड़ा इजी रहेगा कि इफेक्टिवली भाई टाइम से रिलेटेड था, एफिशिएंसी कॉस्ट से रिलेटेड था। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों डेफिनेशंस को अपनी नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम पे या मतलब वैसे भी इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट चांसेस है। इस डेफिनेशन के तो बहुत हाई चांसेस हैं। प्लस ये एफिशिएंसी इफेक्टिवली के बीच में वो एक आध मतलब डिफरेंस का पॉइंट भी वो पूछ सकते हैं। तो इस वाले पार्ट को अच्छे से याद करना। नेक्स्ट हमारा इसमें मैं टॉपिक ले रही हूँ विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये एक बारी देख लो, लिख लो। चलो नेक्स्ट हम अपना स्टार्ट करते हैं, विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला है मेरा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या होता है भाई, तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारा एक मोटो है, तुम्हारा एक गोल है, ठीक है। तुम्हारा अगर तुम फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, तुम लोगों ने कैट के लिए कोचिंग ज्वाइन करी है, तुम्हारा एक गोल है, ठीक है। तुमने जो भी काम करा, तुम गए कोचिंग सेंटर, इतने सारे कोचिंग सेंटर्स में से तुमने इन सभी के ब्रोशर्स पढ़े और उसके बाद उनमें से तुमने सेलेक्ट करा, ठीक है। सेलेक्ट करा, उसके बाद उसमें से डिस्काउंट्स वगैरह पूछे, इतना सारा काम वगैरह कर करा के तुमने एडमिशन ले लिया कोचिंग में, ठीक है। तुम रेगुलर सारे टेस्ट भी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तुम कर क्यों रहे हो? देयर इज अ गोल, ठीक है। तुम्हारा गोल है कि तुम्हें कैट क्रैक करना है, ठीक है। इसी वजह से तुमने ये सारा काम करा है। हर चीज के पीछे एक गोल होता है। तुमने बुक शॉप खोली है, तुम्हें बुक सेल करनी है, प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना तुम्हारा गोल हो गया। यहीं पे तुम ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करते जा रहे हो, आगे बेचते जा रहे हो, सेल ओरिएंटेड गोल तुम्हारा हो सकता है। तो हर चीज के पीछे एक गोल होता है, ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हें ये देखना है तुम्हारे बिजनेस का गोल है क्या। ऐसे ही मैनेजमेंट भी यही चीज बोलता है, जो बिजनेस का गोल है, ठीक है। तुमने जो एक गोल बना रखा है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला है कि मेरा गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। प्रॉफिट को मैं मैक्सिमाइज करना चाहती हूं, तो अब क्या होगा, मेरी कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, समझ रहे हो, मेरी कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से काम करने को कहा जाएगा, सबको इस तरीके से बोला जाएगा जिससे कि मेरा ये गोल अचीव हो सके, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, हर किसी से अच्छे से काम निकालना है, तो हर किसी की जो स्ट्रेंथ्स हैं उन्हें देखते हुए उन्हें काम सौंपो, जो भी हमारा काम है जिसमें वो अपना बेस्ट दे सके, ज्यादा अच्छे से काम कर सके, मेरा ये वाला गोल सक्सेसफुल हो सके, मैं अटेन कर सकूं अपना ये गोल, ठीक है। तो एक गोल होता है बिजनेस का, वही गोल मैनेजमेंट लेके चलता है, आगे हर चीज को मैनेज करता है, फंक्शन उसके सभी इसी गोल से रिलेटेड होते हैं। तो पहला हो गया हमारा यहाँ पे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का सबसे पहला एग्जांपल मैंने तुम लोगों को दिया था कि वहां पे एक बंदे ने एक अपना बुक शॉप खोली है और यहाँ पे नई सड़क पे यहाँ पे इसने खोली है, तो दोनों बंदों को ही यहाँ पे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ रही है, दोनों लोग यहाँ पे मैनेजमेंट कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे। तो यहाँ पे देखने वाली चीज ये है, भले ही कोई छोटा हो कोई बड़ा बिजनेस हो, ठीक है, कोई छोटा हो या बड़ा बिजनेस हो, या कोई हॉस्पिटल हो या कोई इंडस्ट्री हो, बिस्किट इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री हो, हर किसी को मैनेजमेंट की जरूरत है। और हर किसी के केस में फंक्शंस आर सेम। फंक्शंस कौन से मैंने बोले हैं, प्लानिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया। ये सारे फंक्शंस हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे डिटेल में, बट ये चीज याद रखना, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे फंक्शंस होते हैं। हर कोई प्लान करता है, फिर लोगों को रिक्रूट करता है, रिक्रूट मतलब करना, बाहर से अपॉइंट करना, ठीक है, उन्हें नौकरी देना। तो एक तरह से यहाँ पे समझ सकते हो कि हर किसी में सेम प्रोसेस होता है। अब भाई यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि बाहर यूएस जर्मनी इन सब में भी सेम होता है, हर जगह सेम होता है। ये इंडिया में वहां पे हर जगह सेम ही रहेंगे फंक्शंस। अब ये डिपेंड क्या करेगा, अब बोलेगा नहीं नहीं उसमें तो डिफरेंस था। डिफरेंस भाई उसमें ये चीज देखो, जो फंक्शन था उसका मोटो सेम था, तरीका अलग हो सकता है उस चीज को करने का, तरीका उस चीज को करने का अलग बिल्कुल हो सकता है, पर करने का मोटो सेम होगा, अचीव वही चीज वो करना चाहता है, ठीक है। और वहां पे डिफरेंस भी थोड़ा क्यों आ जाता है, क्योंकि हमारे कस्टम्स और रिलीजन ये सारी चीजें थोड़े डिफरेंट है, तो एक डिफरेंट स्टाइल हो सकता है उन्हीं चीजों को करने का, बट फंक्शन सेम रहेंगे। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, परवेसिव वाला।
उसके बाद है मल्टी डायमेंशनल। भाई ये हमारा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है मैनेजमेंट का। अब तुम देखो मैनेजर्स तुमने बहुत बार सुने होंगे, बड़े भैया दीदी ये सारे होंगे। कोई बोलता होगा मैं फाइनेंस मैनेजर हूँ, कोई बोलेगा मैं एचआर मैनेजर हूँ ह्यूमन रिसोर्स का, या ऑपरेशन मैनेजर। इतने तरीके के यहाँ पे मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, तो अब क्यों इतने सारे मैनेजर्स की हमें जरूरत पड़ी है? क्यों नहीं मैं बोल रही कि जाके सिर्फ एक मैनेजर कर दो। भाई हर चीज में हर कोई एक स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है, और बहुत सारी चीजों को तुम्हें मैनेज करना है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो मल्टी डायमेंशनल में अब तीन कॉम्प्लेक्स है, तो तीन चीजों को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब तुम्हें क्या काम करना है, क्या काम करना है भाई? वर्क को मैनेज करने का सबसे आसान तरीका ये होता है, तुम पहले देख लो मुझे करना क्या है। मुझे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, ठीक है भाई, उसी हिसाब से काम करेंगे। सामान बाहर से हम थोड़ा सस्ता वाला खरीद लेंगे, ठीक है, उसे ज्यादा मतलब जल्दी जल्दी हमारा हो सके, और उसके बाद उसे ज्यादा कॉस्ट पे हम बेच देंगे। ठीक है, ताकि मुझे भाई प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, सभी के कामों को उसी तरीके से देखा गया। बाकी वर्क में हम और भी चीजें डाल सकते हैं कि सारी चीजें हमारी टाइमली हो सके। मतलब अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है वर्क ना होने में, तो उन सारी चीजों को आप उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करो। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्लियर है। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, भाई तुम्हें अब मैनेज करना है। सबसे मेन चीज यही है मैनेजमेंट की। इस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लाने का सबसे बड़ी चीज ये थी कि पीपल को मैनेज करना। इतने सारे लोग, एक बंदा ना फिर भी अपने आप को मैनेज कर सकता है, बट जब तुम एक ग्रुप में काम कर रहे हो, ठीक है, जब यहाँ पे जितने ज्यादा लोग होते जाते हैं ना, उतना ज्यादा उन्हें मैनेज करना, उन्हें हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने पीपल के बारे में बोला। पीपल में भी दो चीजें होती है। एक तो तुम हर एक इंडिविजुअल को मैनेज कर रहे हो कि उस इंडिविजुअल की भाई नीड्स भी अलग हैं, उनका सोचने का तरीका अलग है, क्या पता उनका काम करने का तरीका अलग हो, तो उन सारी चीजों को तुम्हें मैनेज करना है। दूसरा, अब ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप में कैसा है, एक तो एक बंदा अपना खुद की सोच होती है, और जब वो ग्रुप में आ जाता है फिर वो कैसे काम कर रहा है, हर चीज को साथ में लेके उस तरीके से उन पीपल के एफर्ट्स को डालो कि तुम्हारा गोल अचीव हो सके। उसके बाद है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का अगर मैं डिस्कस करूं, ऑपरेशंस होता है जो भी तुम्हारा काम है, जिस भी चीज, जिस काम के लिए भी तुमने अपना बिजनेस खोला है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ पे हमारा गोल था। ठीक है, जिस चीज के लिए तुमने बिजनेस शुरू करा है, बिजनेस शुरू तुमने किसके लिए करा है? मैंने भाई बुक्स बेचने के लिए शुरू करा है। तो बुक्स रेगुलर बेसिस पे उसकी सप्लाई होती रहनी चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी ऐसा ना हो कि चेन टूट जाए। तो इसी वजह से मैंने क्या बोला, ऑपरेशंस। काम जिस चीज के लिए तुमने खोला है वो चीज कंप्लीट होता रहना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। तो उस चीज के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास ढंग की होनी चाहिए। जो भी तुम्हारा इनपुट आया था उसे अच्छे से प्रोसेस करो, टेक्नोलॉजी के थ्रू करो, लेबर के थ्रू करो, कैसे भी करो। ठीक है, उस इनपुट को प्रोसेस करो, आउटपुट में कन्वर्ट करो। ठीक है, यही हमारा ऑपरेशन हमें सिखाता है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में यही सब है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कैसे है भाई? मुझे एक बात बता दो, मैनेजमेंट मतलब एक बार ही होता है कि हमने सोच लिया भाई हमने अपना बिजनेस खोल दिया? नहीं, रेगुलर बेसिस पे अगर ऐसा कुछ हुआ, तुमने अपनी दुकान में 4-5 लोग अपॉइंट कर रखे हैं, किसी के साथ तुम्हारा झगड़ा हो गया, तुम उसे निकाल दोगे, उसकी जगह किसी और को काम पे भी तो रखना पड़ेगा। या वो काम तुम करने लग जाओगे, तो तुम्हारा काम कौन संभालेगा? इतनी इफेक्टिवली फिर काम हो नहीं पाता है। तो इसीलिए हर चीज में यहाँ पे तुम्हारा रिक्रूटमेंट कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे चलता रहेगा। फिर देखना तुम्हारा कितना माल बिका है, कितना मतलब बिकेगा और ज्यादा। ठीक है, या कौन से बंदे ने अच्छा ज्यादा काम करा है जिसे मैं थोड़ा ज्यादा बोनस दूं। तो ये सारी चीजें रेगुलर बेसिस पे होती है हमारी। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पे होती है, सो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट है ग्रुप एक्टिविटी। पहले ही बोला है, पीपल जो हैं, जो एम्प्लॉयज हैं उस कंपनी के, दे आर द असेट ऑफ द कंपनी। ठीक है, वो मतलब उनके लिए ऐसे है, उनके बिना कंपनी रन नहीं कर सकती। ये चीज तुम मान के चलो। अगर बिजनेस में तुमने सोच लिया भाई अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी तुम लेकर आ जाओ, एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी आप लेकर आ जाओ अपने बिजनेस में, ऐसा नहीं होगा कि आपको लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्लियर है? लोगों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन सबको इकट्ठा करके इस तरीके से मैनेज करो आप लोग कि आपका जो मेन गोल था वो अचीव हो सके। किसी भी बंदे का जो स्ट्रेंथ है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज गुड इन वेबसाइट डिजाइनिंग, ठीक है, तो उस बंदे को वो काम दे दो। इफ अ पर्सन इज गुड एट स्पीकिंग, उसे तुम एचआर में डाल दो या कुछ ऐसे, मतलब जो अपॉइंट करता जाए लोगों को। तो ये सारी चीजें तुम्हें देखनी है और उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनके हिसाब से उन्हें काम दो ताकि तुम गोल अपना अचीव कर पाओ। उनकी वीकनेसेस को कम करने की कोशिश करो। ग्रुप एक्टिविटी फिनिश। नेक्स्ट है डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। क्यों? डायनामिक फंक्शन मतलब जो भी बाहर चेंजेस आ रहे हैं ना उस हिसाब से तुम्हें अपने आप में मतलब चेंजेस करने पड़ेंगे। अब इसमें क्या था, जैसे केएफसी का बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। केएफसी में क्या था, पहले अगर तुम देखो चिकन वगैरह यही सारा नॉनवेज ही मिलता था, बट वो क्या है, इंडिया में उन्हें काम करना है। इंडिया में उन्हें पता चल रहा है जो मार्केट है वो सिर्फ नॉनवेज का नहीं वेज का भी है, तो उन्होंने फिर अपने वो आलू टिक्की वगैरह कुछ निकाला था वेजिटेरियन लोगों के लिए भी। 2-3 चीजें हैं केएफसी में। वो क्यों निकाली है? ताकि सिर्फ वो नॉनवेज वालों को ही अट्रैक्ट ना कर सके, उन लोगों को भी कर सके। क्लियर है? या मैकडी का तुम बोल दो, मैकडी में मैकडी वाले जब यहाँ पर लेकर आए थे तो उन्होंने क्या स्टार्ट करा था, आलू टिक्की वगैरह अपना नया स्टार्ट करा था, बिकॉज उन्हें पता था इंडियंस उस चीज से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वेजिटेरियन ज्यादा हैं। तो इसी वजह से उन्होंने क्या देखा, मार्केट कैसा है और उस हिसाब से काम करा। अभी का मैं एग्जांपल लूं तो कोरोना वायरस बाहर चल रहा है, तो हर एक बिजनेस अपना एक मैनेजमेंट जो है ना उनका, वो डायनामिक क्या बोलता है फंक्शन कर रहा है, डायनामिक फंक्शन हो रहा है उनका। कैसे? बाहर कोरोना वायरस चल रहा है, भाई हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज को घर से काम करने के लिए दे दो। जो चीज ऑफिस में पहले होती थी अब वो घर से बैठ के भी कर सकते हैं। अपनी चीज को बदलना, दैट इज अ डायनामिक फंक्शन। नेक्स्ट है इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स कैसे है? भाई मैं तो कह रही हूँ रिलायंस बहुत बढ़िया काम कर रहा है। रिलायंस बहुत बढ़िया काम कैसे कर रहा है उसका मैं क्या बोलूंगी, वहां के ना यार रिलायंस के जो एम्प्लॉयज हैं मतलब बड़े खुश होंगे। उन्हें तो यार रेगुलर सैलरी मिल रही होगी, बोनस मिल रहा होगा, इवन शेयर्स भी दे रखे होंगे उन्हें, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होते हैं, शेयर्स भी दे रखे होंगे, बहुत सारी चीजें, मतलब उनके बड़े बढ़िया काम कर रहे होंगे। उनके मैनेजर्स भी बहुत अच्छे अच्छे होंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे। तो मैंने क्या चीज बोली, उनका मैनेजमेंट सारा अच्छा होगा। कोई भी कंपनी अगर काम करती है, मैं ये नहीं कह सकती भाई उसकी वो चीज अच्छी है, मेरे को दिखाई नहीं देगी, उसकी जो सक्सेस है उससे मेरे को पता चल जाएगा उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो इट इज अ इंटेंजिबल फोर्स, ठीक है, जो आप महसूस कर सकते हो बट आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट आई विल बी कवरिंग द इम्पोर्टेंस and the I think levels